हाय फ्रेंड्स। ऑलरेडी मैंने इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो फिर मैंने सोचा कि इंडियन पॉलिटी में पढ़ा ही रहा हूँ तो क्यों ना फिर पीआईक्यूज भी किया जाए। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना करें तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। करेक्ट। तो इसलिए जितने भी टॉपिक मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिए ना, उससे रिलेटेड मैंने सोचा कि क्वेश्चंस लेके आते हैं। और पहली स्टार्ट किया मैंने, पहला वीडियो है, उससे रिलेटेड कुछ अराउंड 10 से 15 क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर रखे हैं। आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा इसके अंदर, और साथ ही साथ ऐसा लगेगा कि आपने तरह से पूरा टॉपिक ही कवर कर लिया। अगर एडवोकेट जनरल का टॉपिक रहा तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा टॉपिक आपने वापस कवर कर लिया। तो प्लीज़ बने रहिएगा और देखिए, आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझेगा, मज़ा आएगा और एक तरह से ऐसा लगेगा कि यार अच्छा रिवीजन हो रहा है आपका। ठीक है। और जो 2025 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि लास्ट मिनट में ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, तो डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। प्लीज़ बने रहिए। अब देखें तो, और हाँ, आपको डाउट होगा तो आप कॉपी पेस्ट करके डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। आप इसके लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो जिसमें मैं पोस्ट कर दूंगा इसका पीडीएफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समॉन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट विच प्लेस, एट सच प्लेस एज ही थिंक फिट। ठीक है भाई। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर 3 सेशन। देखो 3 सेशन तो होता है, 3 सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर, बट इट डज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल द 3 सेशन। देखते हैं भाई क्या बोला गया है। देर इज अ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। देखिए ये वाला तो सही में मानता हूँ, क्योंकि जब भी इनका काम खत्म हो जाता है ना, वंस दे आर डन विथ ऑल देयर एजेंडा, तब वो सेशन को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, प्रोरोग कर देते हैं। ओके। और जो पीएम होते हैं, काउंसिल ऑफ पीएम होते हैं, वो जाके बोलते हैं प्रेसिडेंट को कि यू कैन प्रोरोग द सेशन। ये पूरा प्रावधान है अंडर आर्टिकल नंबर 85। तो थर्ड वाला तो सही है जितना मुझे पता है। अब देखिए थर्ड वाला कहाँ कहाँ है, 2 ऑप्शन में, या फर्स्ट या सेकंड, दोनों में से कोई सही होगा। ठीक है। अगर एक भी पता है तो चलिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समॉन द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, देखिए समॉन तो करते हैं, तो पहला वाला सही है भाई। एट सच प्लेस एज ई थिंक फिट, करेक्ट। जहां पे भी चाहिए वो बुला सकते हैं, एक ऑथराइज प्लेस है जो है वहां पे बुला सकते हैं। तो डेफिनेटली फर्स्ट एंड थर्ड तो सही है। अब क्या 3 सेशन की बात होती है कि नहीं भाई? 3 सेशन की बात नहीं होती है। यहां पे बोला गया है कि 6 महीने का मैक्सिमम गैप होना चाहिए 2 सेशन के बीच में। ये बस इतना बोला गया है, ये कहीं नहीं बोला गया है कि 3 सेशन होने चाहिए। सो देयर इज अ नो सच 3 सेशन की बात। तो सेकंड वाला यहाँ पे गलत हो जाता है और फर्स्ट और थर्ड सही हो जाता है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं डिटेल में थोड़ा इसका ना। देखिए आर्टिकल नंबर 85(1) क्या कहता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर प्रेसिडेंट, किसको बोलता है? देखिए आर्टिकल 85 याद रखिए। अब देखिए आपको ऐसा लगे कि यार आर्टिकल इतने याद क्यों नहीं, मतलब कैसे याद होंगे? जब क्वेश्चन आप नंबर ऑफ टाइम करेंगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट 50-60 आर्टिकल ऐसे ही ना जबान पे रहेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर प्रेसिडेंट टू समॉन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट सच पॉइंट टाइम एंड प्लेस एज ए थिंक फिट। डायरेक्टली बेयर एक्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीधा वैसे दिया हुआ है। वाइल समॉनिंग द सेशन द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वही बोला है कि पीएम के बोलने पे ही बुलाते हैं वो अगेन। बट बात वही है कि देखिए समॉन करें या प्रोरोग करें, वो पीएम के और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही बुलाएंगे, ये तो आपको पता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर 3 सेशन। देखिए ऐसा कोई सेशन नहीं है, वही बताया आपको कि मैक्सिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन एनी ऑफ द 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन अ प्रैक्टिस। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारा कन्वेंशन है, हम 3 सेशन होल्ड करते हैं। बजट सेशन होता है पहले, फिर मानसून और फिर विंटर। एंड देयर इज अ नो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। तो अगर पूछा जाए कि क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल है कि 3 सेशन होंगे, ना भाई, ऐसा कोई 3 सेशन की बात नहीं की गई है। देयर मस्ट बी अ गैप ऑफ, नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ इतना बोला है, 3 सेशन की बात कहीं नहीं बोली है अंडर आर्टिकल नंबर 85। अभी आर्टिकल नंबर 85 चल रहा है भाई, ये दिमाग में रखिए। देयर इज अ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज, अगेन वही है। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिकमेंडेड लोकसभा शुड मीट एटलीस्ट 120 डेज एंड राज्यसभा शुड 100 डेज, बट दे आर द ओनली रिकमेंडेशन नॉट द बाइंडिंग। अगेन चलिए, ये तो मेरा ये रिकमेंडेशन है इनकी, बट वेयर एज हमारा क्वेश्चन के हिसाब से ये है कि ऐसा कोई डेज मेंशन यहाँ पे नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कौन से ईयर का है? 2022 का। वो एक्चुअली मैंने 2021, 22, 23 यही क्वेश्चंस लिए हैं इनके लिए, और यूनियन एग्जीक्यूटिव वाले क्वेश्चंस लिए हैं जो मैंने ऑलमोस्ट थोड़ा अपने चैनल पे ही पढ़ा रखा है। धीरे धीरे और भी टॉपिक्स में लेता रहूँगा और कवर कर दूंगा, बने रहिए मेरे साथ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाई द मिनिस्टर इन टू 4 रैंक्स। कौन से रैंक है भाई? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। देखिए आपको सही बताऊं,
आप आर्टिकल नंबर 74 एंड 75 पढ़ेंगे ना, तो आर्टिकल नंबर 74 में क्या बोला गया है, देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला है भाई। तो ये जो आप सुनते हैं ना कैबिनेट मिनिस्टर, देखिए कैबिनेट मिनिस्टर आर्टिकल नंबर 352 में ओनली एंड ओनली मेंशन है, उसके पीछे का रीज़न भी बताऊंगा आपको, लेकिन बाकी ये सब मिनिस्टर्स के बारे में कहीं भी मेंशन हमारे आर्टिकल में, सॉरी कहीं भी रैंकिंग तो बिल्कुल नहीं दी है भाई, रैंकिंग का कोई लेन देन नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15%, ये सही है, ये 91st अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था 2003 में। आप मेरा एंटी डिफेक्शन लॉ वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने प्रॉपर समझाया है 91st अमेंडमेंट, वैसे इसमें भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें 1 गलत हो जाएगा और दूसरा वाला सही होगा, तो ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट क्लासीफाई मिनिस्टर इन टू स्पेसिफिक रैंक, ऐसा कोई रैंक नहीं है, ये अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बांटे जाते हैं, इन्होंने जो एग्जीक्यूटिव है वो बांटते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो ये आर्टिकल नंबर 74 75 किसके बारे में बात करता है, ओनली एंड ओनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट इनकी कैटेगरी नहीं बांटता है वो, ये नहीं बोलता कि भाई तुम कैबिनेट हो या फिर तुम मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, इंडिपेंडेंट चार्ज है क्या है तुम्हारे पास, ऐसी कोई बात नहीं की गई है, ओनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और कैबिनेट मिनिस्टर अगर वर्ड देखा जाए, कैबिनेट वर्ड, तो आर्टिकल नंबर 352 में मेंशन है, जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐड किया गया था, अदरवाइज इससे पहले कहीं भी एडेड नहीं था वो भी इसलिए किया गया 1978 में, क्योंकि अगर आर्टिकल 358 किससे डील करता है, नेशनल इमरजेंसी से डील करता है। तो एक तरह से नेशनल इमरजेंसी क्या होता है कि हमारे जो इंदिरा गांधी मैडम थी उन्होंने अपनी मर्जी से लगाया था, तो एक तरह से पीएम के पावर्स को अंकुश लगाने के लिए, रोकने के लिए ऐसा 358 में, सॉरी 352 में लिखा गया कि भाई कैबिनेट की मदद से, कैबिनेट के अप्रूवल के बिना पीएम नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकता है। तो आर्टिकल 352 टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी, इसलिए यहाँ पे ऐड करना ज़रूरी हो गया था, और वो जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने किया था, ये बात आपको बता दूं मैं। और देखिए कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर, ये जितने भी मिनिस्टर आप देख रहे हैं, इट इज एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन, नॉट द दिस वन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर, ये तो अपना 91st अमेंडमेंट है, ओके। ये देखिए वो ये पूरा 91st अमेंडमेंट के बाद इसको ऐड किया गया था, इट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, एक्चुअली इसलिए किया गया जिससे कि हम थोड़ा एक्सपेंसेस को रोक सकें। और इस टाइम का देखिए, इस टाइम 81 है, मतलब 81 मतलब एज पर दिस डेटा, आप देखिए कि 543 का आप निकालते हैं तो 81 आता है, ओके। और इसलिए किया गया कि जिससे गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस बचे, अदरवाइज पहले क्या करती थी गवर्नमेंट्स कि भाई आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, एक तरह से ना एक पॉलिटिकल रिमेमोरेशंस देने के लिए, बोले आपको हम ये दे देंगे, अलग अलग रैंक्स देंगे या फिर अलग अलग आपको पोर्टफोलियो देंगे, और अपनी काउंसिल बढ़ाते रहते थे वो लोग। तो पर्पज़ ये था कि काउंसिल छोटी होनी चाहिए। 81 भी ज़्यादा है वैसे, मतलब 81 तो बाई कैलकुलेशन है यहाँ पे, उतनी रखते नहीं आजकल, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये इस पे ध्यान दीजिए, ईयर कौन सा है। Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officer of government who are allowed to participate in the meeting of the Parliament of India. देखिए Attorney General of India तो बिल्कुल पार्ट लेता है एज पर आर्टिकल नंबर 76, क्या Solicitor General भी लेता है, देखते हैं। According to the Constitution of India, the Attorney General of India submit his resignation when the government which appoint him resign। देखिए ऐसा कहीं नहीं लिखा है, इट इज़ अ कन्वेंशन फॉलो हो रहा है, मानता हूँ मैं, लेकिन लिखा नहीं है, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो सेकंड वाला तो मेरे हिसाब से गलत है भाई, सीधी बात, सेकंड वाला सीधा गलत है, क्योंकि ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपॉइंट कराती है, तो गवर्नमेंट जब रिजाइन करती है तो अटॉर्नी जनरल जल्दी रिजाइन कर देते हैं। अदरवाइज अटॉर्नी जनरल के लिए सीधा लिखा है कि अटॉर्नी जनरल विल गिव रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन नहीं है, या फिर प्रेसिडेंट को जब लगता है तो प्रेसिडेंट उनको निकाल सकते हैं ऑफिस से या रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करेंगे। सिंपल सी बात लिखी गई है बस, और कुछ नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाला तो पूरा गलत है, अब सेकंड वाला हटा दीजिए भाई, तो क्या बचा, 1 सही बचा बस, और क्या बचा, ये सेकंड हट गया, नाइदर 1 ये भी चला गया, अच्छा नहीं सॉरी ये बचता है, माई मिस्टेक, इसको देखते हैं ज़रा। हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल, पहली बात है एज सच कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, और सॉलिसिटर जनरल के बारे में कहीं पे भी ऐसा कोई मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दैट ही इज़ अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट मीटिंग, ओके। तो दैट्स वाई इट इज़ नाइदर 1 नॉर 2। अटॉर्नी जनरल तो बिल्कुल कर सकता है,
और उसको पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल सकता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज में पार्ट ले सकता है विदाउट कास्टिंग एनी वोट, बिकॉज वो मेंबर नहीं है वहाँ का। सॉलिसिटर जनरल को ऐसा कोई राइट नहीं है। ठीक है, बाकी और कौन पार्ट ले सकता है भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज कौन है? कैग है, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर में ऑल्सो इन्वाइटेड इन द पार्लियामेंट्री कमिटी। वो ठीक है, अलग कहानी, अपने को उसमें नहीं जाना है। वैसे कैग भी मीटिंग में अटेंड करते हैं। वैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, कैग उसके फ्रेंड माने जाते हैं, फ्रेंड फिलोसफर माने जाते हैं उसके। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल इंडिया सबमिट इज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंट हिम रिजाइंस। ये गलत हो गया, ऐसा कोई मेंशन ही नहीं है वहाँ पे। इट इज़ अ कन्वेंशन, सिर्फ टर्म्स पे ध्यान देते रहिए। मेरे को तो इतनी बार पढ़ाते हुए आदत हो गई, लर्न हो गया है, बट इट इज़ अ कन्वेंशन। ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 2019 का, विथ रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी, ऑफ स्टेट इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द गवर्नर मेक कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। देखिए, अगर गवर्नर आपने नहीं भी पढ़ा है तो अगर प्रेसिडेंट भी आपने अच्छे से पढ़ा है तो प्रेसिडेंट हर साल का जो पहला सेशन होता है उसको एड्रेस करते हैं, और जो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है वही गवर्नर के पास भी होती है। तो मैं मान के चलता हूं कि पहला वाला सही होगा ऑन द बेसिस ऑफ माई लॉजिक। When the state legislature does not have a rule on particular matter, it follow the Lok Sabha rule on the matter। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही जाते हैं यहाँ पे। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है। द गवर्नर मेक अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल। आर्टिकल 176 कहता है कि गवर्नर शैल एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन एवरी ईयर एंड ऑल्सो द फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन। जैसे हर बार जब 5 साल बाद एक बार जनरल इलेक्शन होते हैं ना, तो जो पहली गवर्नमेंट आती है उसका पहला सेशन जो होता है उसको एक तरह से एड्रेस करने का काम करते हैं गवर्नर, और उसके बाद हर साल का जो पहला सेशन होता है उसको एड्रेस करते हैं। ठीक है, और इन अ केस सेम गोज विद द प्रेसिडेंट करते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, प्रेसिडेंट भी करते हैं काम, लेकिन प्रेसिडेंट कहाँ करते हैं? पार्लियामेंट के अंदर करते हैं, बिकॉज अगेन वो सेंटर के साथ डील कर रहे हैं, और गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली में करता है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई अपना खुद का अगर रूल नहीं है भाई फॉर अ पर्टिकुलर मैटर, दे फॉलो द लोकसभा। बिल्कुल एक कन्वेंशन एक तरह से। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 208 द कॉन्स्टिट्यूशन, ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक इट्स ओन रूल फॉर प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इफ देयर इज अ नो स्पेसिफिक रूल देन एज पर द पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। वही बोला ना, कन्वेंशन है ये। द रूल ऑफ द लोकसभा आर फॉलोड एज अ गाइडिंग फ्रेमवर्क। तो देखिए कन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वही लेजिटिमेट कन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये लिखा होता कि इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं है कहीं पे। इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लिखा होता तो बात अलग होती। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, इट इज जस्ट ए पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, बट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो यार आर्टिकल नंबर 361 पे बेस्ड है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग दिस टर्म ऑफिस। बिल्कुल सही है, सिविल आप कर सकते हो, दैट टू आफ्टर गिविंग 2 months ऑफ नोटिस। सिविल प्रोसीडिंग्स आप कर सकते हो। द एमॉलमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग, बिल्कुल नहीं भाई, कैसे लोगे? तो स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है फिर। ठीक है, क्योंकि जो भी आप उनको प्रिविलेजेस दे रहे हो आप उनके ऑफिस के टाइम पे बिल्कुल नहीं ले सकते। सेम गोज विद द प्रेसिडेंट एज वेल। ये बिल्कुल प्रेसिडेंट और गवर्नर के जो प्रिविलेजेस हैं आर्टिकल 361 में मेंशन है, वही है पूरा ये। ठीक है, आर्टिकल 361 पार्ट 2 में देखिए, प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द प्रेसिडेंट एंड एज वेल एज गवर्नर फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। तो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट नहीं हो सकती है व्हेन दे आर इन द ऑफिस। ऑल दो सिविल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट हो सकती है, दैट टू 2 month का उन्हें नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही स्टार्ट होगी। ठीक है, अब सिविल प्रोसीडिंग कैसे हो सकती है भाई? जैसे भाई उनका भी तो डाइवोर्स हो गया, कुछ हो गया, फैमिली मैटर, एनीथिंग कुछ ऐसे इशू हो सकते हैं, तो दैट कैन बी डन। ठीक है, बाकी इन्वॉल्वमेंट जो भी होते हैं ये तो इसके लिए आर्टिकल आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिस आर्टिकल नंबर 361 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये राइट एंड प्रिविलेजेस के बारे में बात करता है, बिल्कुल बात करता है। जैसे आज ही मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था जिसके अंदर एक लेडी ने बोला कि 361 के अकॉर्डिंग जो भी पार्लियामेंटेरियन जो स्पीच देते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो आप उसके ऊपर सम्मान उसको नहीं कर सकते हैं, भले वो आपके ना सम्मान को ठेस पहुंचाए या जो भी करे। तो एक तरह से उनको प्रिविलेज मिलता है, इम्यूनिटी मिलती है कि जो उन्होंने बोला है वो वहीं पे बात खत्म हो गई, उसके ऊपर आप ना कोर्ट में उनको नहीं घसीड़ोगे। ये बिल्कुल होता है, तो इसलिए बोलते हैं कि बहुत टाइम पे पार्लियामेंटेरियंस का फायदा भी उठाते हैं। आप आर्टिकल नंबर 361 का पूरा रीड करेंगे तो विल गेट दैट, वो प्रिविलेजेस के ऊपर बात करता है। ठीक है,
तो ऐसे थोड़ा पॉलिटिकल पॉडकास्ट भी सुनते रहेंगे तो सब थोड़ा इंटर रिलेटेड बातें बोलते हैं, लेकिन पढ़े लिखे का सुनिए, फालतू मत सुनिए। चलिए 2020 का क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अच्छा सॉरी दिस इज रिपीटेड, सॉरी दिस गॉट रिपीटेड, ये रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अगला, द चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। देखते हैं भाई, मुझे तो नहीं लगता गवर्नर अपॉइंट करते देंचू। द चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर, ये भी मुझे डाउटफुल है। द चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज टोटली रॉन्ग। क्या ऑन करता है भाई? द चीफ सेक्रेटरी इज द सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर इन द स्टेट एंड हेड ऑफ द स्टेट ब्यूरोक्रेसी। कौन अपॉइंट करेगा? सीएम अपॉइंट करेंगे इसको। और सेंट्रल लेवल पे कौन अपॉइंट करेगा? पीएम अपॉइंट करेंगे, वहां पे प्रेसिडेंट नहीं करेंगे। ऐसे रिलेट करिए आप जरा। ओके, द अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द सीएम एंड द फॉर्मल ऑर्डर इज इशूड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफिस, नॉट द गवर्नर। कोई फिक्स टर्म इनका नहीं होता भाई। ओके, तो ये बात आप एक तरह से चीफ सेक्रेटरी वाले जो एक साइट ओपन करके देखेंगे तो वहां पे भी आपको थोड़ा बहुत डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है भाई, वन ऑफ द फेवरेट है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ द इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। इट इज नॉट वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, इट इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे लिए जाते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 53, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड। आई हैव अ डाउट, बट चलिए पहला वाला तो गलत है। क्योंकि यहाँ पे आई थिंक ये चीफ सेक्रेटरी होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चीफ सेक्रेटरी होगा। सेंट्रल लेवल पे जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो बनेगा यहाँ पे सिविल सर्विस बोर्ड का हेड। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज आर्टिकल 53 बोला था ना आपको मैंने। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट पीएम। हाउएवर द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज द पावर ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तो सबको पता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम के एडवाइस पे काम कर रहा है। आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल नंबर 74 का आप ऐसे याद करिए, एड एंड एडवाइस। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 75 को आप ऐसे याद कर सकते हैं, इन द मैनर ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ की? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा। आप आर्टिकल नंबर 75 को ऐसे लर्न कर सकते हैं। द पीएम इज एक्स ऑफिशियो, नहीं भाई। तो यहाँ पे कौन है उसका हेड? सिविल सर्विस बोर्ड का कैबिनेट सेक्रेटरी है। सॉरी, मैं चीफ सेक्रेटरी बोल रहा था, कैबिनेट सेक्रेटरी है, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। द सिविल सर्विस बोर्ड इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड कम्स अंडर मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवांसेस एंड पेंशन, हेड बाय पीएम। एंड जो पोस्ट है प्रॉपर, ये अंडर किसके आ रही है? कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2014 का। प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा। देखिए अब यहाँ पे ना बहुत हो गया कि कैबिनेट सेक्रेटरीट के ऊपर आप एक बार पढ़ के जाएं, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरीट के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज कैबिनेट सेक्रेटरी के ऊपर अब इससे पहले आपने देख लिया कि कैबिनेट सेक्रेटरी सिविल सर्विस बोर्ड का हेड होता है। चीफ सेक्रेटरी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे, तो दीज टॉपिक शुड नॉट बी इग्नोर्ड फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे द प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग, बिल्कुल। सेक्रेटरीट असिस्टेंस टू कैबिनेट कमिटीज, बिल्कुल। एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्टर, ये कैसे करेगा भाई? फर्स्ट एंड सेकंड तो मान सकते हैं, थर्ड तो मैं नहीं मान सकता किसी भी तरीके से, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे एलोकेट कर सकता है वो मिनिस्टर्स को? ठीक है, ये काम तो पीएम करे भाई, तो समझ में आए। कैबिनेट सेक्रेटरी क्या कर सकता है? देखिए सेक्रेटरी के हिसाब से देखिए एक तरह से कि सेक्रेटरी का रोल क्या होता है, एक ऑपरेटिव सेक्रेटरी का क्या रोल होता है? ठीक है, एजेंडा प्रिपेयर करना, असिस्टेंट देना, वही यहाँ पे भी होगा। फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहीं भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक थोड़ा सा लॉजिकल भी अगर जाए ना एक तरह से, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन को अटेंड किया जा सकता है। थोड़ा लॉजिकली भी सोचा जाए तो ज़्यादा इसमें ना अपना वो ना लगाया जाए कि अरे क्या आ गया, बिल्कुल वैसा नहीं। तो यहाँ पे थर्ड वाला गलत है और फर्स्ट एंड सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्या है? द कैबिनेट सेक्रेटरी प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रिपरेशन ऑफ द एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग। प्रॉपर वही है, स्मूथ फंक्शनिंग हो एक तरह से। और क्या कर सकता है भाई? वेरियस कैबिनेट कमिटीज़ के मतलब एक तरह से असिस्टेंस दे सकता है, सच एज द अपॉइंटमेंट कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी एंड सो ऑन, उसका वो है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो बिल्कुल नहीं करेगा भाई, क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं है वहाँ पे, वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का काम है, वो इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो थर्ड वाला गलत है, वो अपने आप को पढ़ के समझ में आ जाएगा। थोड़ा लॉजिकल बेस भी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ सेक्रेटरीट वाला जो टॉपिक है उसको गो थ्रू करके जाइए। काफ़ी अब इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतनी बार रिपीट हो गया तो इंपॉर्टेंट है वो।
चलिए क्वेश्चन अगला, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल आर्टिकल नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 77 होना चाहिए, करेक्ट। 77 के अंदर पूरा स्टेटमेंट वैसे ही दिया है। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस, अगेन देखिए रिपीट, ये रिपीट हुआ है 2014 का क्वेश्चन, आगे इससे पहले पूछा गया था। देखिए कहाँ पूछा गया था, कहाँ गया, जस्ट अ मिनट, ये देखिए आया यहाँ पे 2015 में, सेम लाइन है। कहाँ गया भाई, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। गलत हो गया ना, ये प्रेसिडेंट करेगा, तो सेकंड गलत है भाई, फर्स्ट वाला सही है। देखिए आर्टिकल 77, जितने भी रूल हैं कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन के लिए जो गवर्नमेंट चलाने के लिए, वो कौन करेगा, वो कौन बनाएगा, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाएगा, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तरीके से चलेंगे। लेकिन ऑल तो आपको पता ही है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑल के एडवाइस पे करेंगे, बट ठीक है, हमें जो आर्टिकल 77 बेयर एक्ट में लिखा है हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस अगेन कौन ले रहा है, प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट ले रहा है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग डिस्क्रिशनरी पावर, आप मेरे प्लीज चैनल पे देखिए, प्रॉपर मैंने वीडियो बनाया है इसके लिए। डिस्क्रिशनरी पावर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, CAPF हो गया, CDS हो गया, बहुत बार पूछा गया। सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल, बिल्कुल कर सकता है, अंडर आर्टिकल नंबर 356 कर सकता है वो। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर, देखिए अपॉइंटिंग द मिनिस्टर के अंदर उनका अपना डिस्क्रिशनरी पावर नहीं चलता, बिकॉज अपॉइंटमेंट के लिए उनको CM रिकमेंड करते हैं, उनका नाम वो उनको वो अपॉइंट कराते हैं, तो सेकंड वाला गलत लग रहा है मेरे को, मेरे हिसाब से तो। रिजर्विंग सर्टन बिल, करेक्ट, आर्टिकल नंबर 200 के अंदर वो रिजर्व कर सकते हैं बिल, तो फर्स्ट एंड थर्ड के साथ मैं जा सकता हूं। अच्छा फोर्थ भी है, सॉरी। मेकिंग द रूल फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये इनका वो नहीं है, दिस इज नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है इनकी, ठीक है। वो एड एंड एडवाइस पे ही करते हैं, वही आपको बताया ना ऊपर भी, प्रेसिडेंट भी एड एंड एडवाइस पे ही रूल वो सब बनाते हैं, वो उनका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन वही आपको मैंने पहले ही बोल दिया था, लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखा नहीं था, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंडिंग रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल, बिल्कुल आर्टिकल 356 के अंदर आता है। दिस वन इज द डिस्क्रिशनरी पावर, करेक्ट। और यहाँ पे अपॉइंटिंग द मिनिस्टर बिल्कुल नहीं है भाई, ये चीफ मिनिस्टर जो बोलेगा उनका नाम वो उनको अपॉइंट करेंगे, आर्टिकल 164 का पार्ट है, ठीक है। सर्टन बिल्स आर्टिकल 200 के अंदर वो बिल्कुल स्टेट लेजिस्लेचर के बिल्स रिजर्व कर सकते हैं, जनरली वही बिल रिजर्व किए जाते हैं, जहाँ तक मेरा आइडिया है, कि जो बिल सेंटर के बिल के साथ वो हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ रहे हैं, जनरली जो कॉन्करेंट जो टॉपिक्स होते हैं ना उसके ऊपर जो बिल बनाए जाते हैं वो रिजर्व करता है वो मेनली। अदरवाइज वैसा कोई जो नेशनल सिक्योरिटी को भाई हर्ट करे वैसा कोई बिल हो सकता है। अब कोई सेंटर कोई स्टेट बोले भाई हमको राज्य इंडिया से अलग होना है, वैसा बिल पास करो, पागल है क्या, फिर उस बिल को थोड़ी पास किया जाएगा, वो तो रिजर्व करके रख लिया जाएगा, बोले हटाओ इसको। ऐसे बहुत सारे ऐसे ही मिलनी इसी टाइप के बिल होते हैं जो सेंटर को मतलब गवर्नमेंट बोलता है, सॉरी गवर्नर बोलता है चलो रिजर्व करो इसको, फिर वो कोई पास नहीं होते। चलिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चलिए ये भी देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट ऑल कैबिनेट मिनिस्टर शैल बी कंपल्सरी द सिटिंग मेंबर ऑफ द लोकसभा ओनली वर्ड पे भाई ध्यान दिया करो जरा। क्या आपको लगता है कि कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी होंगे वो सारे लोकसभा से होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, राज्यसभा से तो PM भी होता है। PM हमारे 3 ऐसे PM हैं, इंदिरा गांधी जी, ठीक है, देवगौड़ा जी और मनमोहन सिंह जी, ये तीनों के तीनों राज्यसभा से थे, तो कैबिनेट मिनिस्टर का हेड तो PM होता है भाई, तो ये खुद अपने आप में राज्यसभा से, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ये आपका थोड़ा दिमाग चलेगा, आपको चीज़ें थोड़ा रिलेट करने आएगी तो आप इसको कर सकते हो। द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी, अगेन सेक्रेटरी, ऑपरेट ऑल द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर का क्यों करेगा भाई वो। चलिए ये वाला तो गलत हो गया, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 75 में क्या बोलता है, ऑल कैबिनेट मिनिस्टर मस्ट बी द मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली, तो गलत हो गया वैसे। इट अलाउ कैबिनेट मिनिस्टर टू बी आइदर मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, और कहीं के भी हो सकते हो मेंबर, दे शुड बिकम द मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ। वो कोई नॉर्मल इंसान भी हो सकता है जिसको स्पेशल नॉलेज हो, अगर वो कैबिनेट में रखा जा सकता है, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और द क्या है, यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, नहीं भाई PMO के अंदर काम कर रहा है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी। जैसे आपने स्टेट जो पढ़ा था ना स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी, वो कौन अपॉइंट कर रहा था उसको, CM, तो यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट कर रहा है, PM, तो PMO के अंडर ही काम करेगा ना भाई, सिंपल सी बात है, थोड़ा रिलेट करिए।
सेक्रेटरी का टॉपिक प्लीज रीड करके जाना है। अगला किसको देगा यार, बहुत सिंपल है, 2000 ऐसे भी क्वेश्चन एक टाइम आते थे। ये प्रेसिडेंट देता है भाई वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, सिंपल सी बात है। आर्टिकल 56 बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेसिडेंट किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अगर आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या है, वाइस प्रेसिडेंट किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, और राज्यसभा का क्या मेंबर होता है वो, ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, राज्यसभा का डायरेक्टली चेयरमैन बनता है। वो गद्दी उसी के लिए बनी, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि मैं आया हूं वहां पे बैठने के लिए, दिस पोस्ट इज फॉर मी ओनली, ये मतलब होता है उसका। चलिए अगला देखते हैं अभी एडवोकेट जनरल के बारे में। देखिए एडवोकेट जनरल एक तरह से मान के चलिए कि आप अटॉर्नी जनरल आपने पढ़ा है तो आप एडवोकेट जनरल को समझ सकते हैं। वैसे आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, पूरी तरह से एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल अलग अलग बनाया है, प्लीज गो थ्रू दैट। द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। देखिए भाई प्रेसिडेंट नहीं करता भाई, माफ करिए, गवर्नर करता है यार, ठीक है, गवर्नर का पूरा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर है भाई, कोई मतलब नहीं, ऐसे गवर्नर करता है बस। और किसके रिकमेंडेशन पे, आपको पता ही है कि सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे ये अपॉइंटमेंट सारी होती हैं, ठीक है, गवर्नर वाली। एज प्रोवाइडेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड, हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल अपीलेट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एट द स्टेट लेवल। देखिए ओरिजिनल तो नहीं होती है वैसे, ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इस टाइम पे हमारे पास इसके पास है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। तो ये वाला क्वेश्चन के ऊपर हम अलग से देखेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बातें होंगी तो उसमें करेंगे। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वाला हमने एक तरह से थोड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो मान के चलिए कि फर्स्ट वाला तो यहाँ पे गलत है, फर्स्ट वाला भी गलत है, ठीक है। अच्छा सॉरी, सेकेंड वाला सही, माई मिस्टेक। क्या पूछा था, अच्छा विच रिप्रेजेंट स्टेट अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। नहीं भाई गलत है ये, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है, एडवोकेट जनरल को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों गलत है मेरे हिसाब से, ठीक है। एक्चुअली प्रेसिडेंट नहीं है, माई मिस्टेक, एक गवर्नर है, ठीक है, एक गवर्नर करते हैं, ठीक है, ये बात आप देख लीजिएगा, ये मेरी तरफ से मिस्टेक हुई है। तो ये गवर्नर करते हैं और गवर्नर का रोल यहाँ पे है। सेकंड वाला तो गलत है, सेकंड वाला तो वैसे भी गलत है, ठीक है। सेकंड वाला तो आपको बताया मैंने कि मेन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो हमारा है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एडवोकेट जनरल के बारे में। आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा भी है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से ही। तो ये अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, बट द रिकमेंडेशन कम्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, यूजुअली फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो विच मीन्स दैट कि हमने 15 क्वेश्चन किए टोटल यहाँ पे, और नहीं एक और है क्या, चलिए ये भी कर लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मिनिस्टर डिपार्टमेंट / डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। ऐसा क्यों भाई, कैबिनेट सेक्रेटरी के एडवाइस पे क्यों करेंगे, चलिए। ईच ऑफ द मिनिस्टर इज असाइंड टू अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये तो सही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एडवाइस पे देते हैं। आर्टिकल नंबर 74 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 74 के अंदर, सॉरी 75 के अंदर इनको दिया जाए, तो ये आर्टिकल 75 में है। अब देखते हैं यहाँ पे, पहले वाला में डाउट है मुझे, वो है ना 2, मतलब बहुत टाइम बाद भी अगर मैं सॉल्व करने लगता हूँ तो भी मुझे चीज़ें याद रहती हैं। प्राइम मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। बिल्कुल नहीं है भाई, क्योंकि जो भी करेंगे भाई वो कैबिनेट के एडवाइस पे करेंगे ना, प्राइम मिनिस्टर करते हैं तो वाई शुड विल टेक द कैबिनेट सेक्रेटरी का कोई एडवाइस लेंगे। देखिए आप कभी भी ना दिमाग में ये मत रखिए कैबिनेट सेक्रेटरी भाई आईएएस रैंक का ऑफिसर है, बिल्कुल मानता हूँ आईएएस रैंक का ऑफिसर है भाई, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, लेकिन थोड़ा नाम के हिसाब से भी चाहिए चीज़ों को, ऑल्दो काफ़ी हाई पावर होती है उनकी, पूरा मैनेज वही करते हैं, मिनिस्टर तो बस नाम के हैं, लेकिन देन टू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा उस हिसाब से अगर हम चले तो समझ में आए चीज़ें। और कैबिनेट सेक्रेटरी वाली जो एक प्रॉपर एक गूगल करिए उसको, कैबिनेट सेक्रेटरी का टॉपिक को गो थ्रू करिए एक बार, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लगे तो एक टॉपिक में उसके ऊपर बना भी दूंगा कैबिनेट सेक्रेटरीट के ऊपर कि भाई आ रहा है एग्जाम में तो उसको मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। और प्लीज़ मेरे इंडियन पॉलिटी की वीडियो फॉलो करिए। द कैबिनेट सेक्रेटरी इज अ सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट, act as a head of the civil service board या civil services in the country, but it is the cabinet that ultimately decide the structure of the ministry and department, not just the prime minister or the cabinet secretary alone, ठीक है। और सेकंड वाला तो सही है ही, आपको बताया था मैंने, सेकंड वाले में कोई डाउट नहीं है। 75 आर्टिकल में लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और उनके एडवाइस पे ही उनको रिमूव भी करते हैं वो प्रेसिडेंट, सिंपल सी बात है,
ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। और होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा मेहनत लगती है यार, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। मैं और ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा। अब ये वाली सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, पीआईक्यू वाली सीरीज़, जब तक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आता है। और जब पॉलिटी की ख़त्म हो जाएगी तो फिर इकोनॉमिक्स और अदर सब्जेक्ट्स की भी लेके आऊँगा। तो प्लीज़ फॉलो करिए। और मैं इंडियन पॉलिटी की वीडियो को भी फॉलो करिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिविजन के लिए बेनिफिट रहेगा वो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ इसको थोड़ा प्रमोट करो। थैंक यू।